गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोगों को पढ़ना है मौर्य वंश। पूर्व सेमेस्टर में हम लोग मौर्य वंश से पहले के इतिहास को पढ़ चुके हैं। जैसे उसमें हम लोगों ने स्टोन एज से पढ़ा पाषाण काल। पाषाण काल के बाद सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उसके बाद फिर जैन ग्रंथ और बौद्ध धर्म के बारे में हम लोगों ने जानकारी एकत्रित की। तो आज हम लोगों का टॉपिक है मौर्य वंश। क्योंकि भारत में मौर्य वंश का इतिहास जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारत में अगर देखा जाए तो जब महाजनपद युग हुआ था तो जो प्रथम राजवंश का उदय होता है वह हर्यक वंश था। हर्यक वंश के बाद शतनाग वंश है, उसके बाद नंद वंश है। नंद वंश के बाद फिर मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। उसी को हम लोगों को पढ़ना है। क्योंकि मौर्य वंश का इतिहास भारत में राजनीतिक एकीकरण का इतिहास है। क्योंकि मौर्य वंश से पहले इतने बड़े साम्राज्य पर भारत के किसी भी शासक ने शासन स्थापित नहीं किया था। जितने बड़े क्षेत्र पर चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन स्थापित किया, तो उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मौर्य वंश का समय देख लेंगे हम लोग। मौर्य वंश की समय सीमा 322 बीसी से 185 बीसी है, यानी कि 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। इतिहास में जैसे पूर्वज में हम लोग पढ़ चुके हैं, इतिहास में सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ा जाता है वो जानकारी के स्रोत पढ़े जाते हैं। क्योंकि इतिहास किसी भी चीज को तभी इतिहास मानता है जब उसके पास उस चीज का कोई एविडेंस होगा, नहीं तो कहानी है। उसी के आधार पर हम लोग इसमें जानेंगे कि मौर्य काल की जानकारी के हमारे पास कौन कौन से स्रोत हैं। इनको हम लोग दो भागों में बांटकर देखते हैं। एक है साहित्यिक स्रोत पहला, और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत में हम लोग देखें, जैसे पहला अर्थशास्त्र है, जिसके लेखक हम लोग जानते हैं कौटिल्य, या जिनका नाम चाणक्य है, जिनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। उसके बाद दूसरा है विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। फिर इंडिका है, जिसको मेगस्थनीज ने लिखा था। उसके बाद पुराण है, जैन और बौद्ध ग्रंथ हैं, जिनसे हमें बहुत सारी जानकारियां मौर्य वंश के बारे में मिलती हैं। उसके बाद पुरातात्विक स्रोत की बात करें हम लोग तो अशोक के अभिलेख है, भवन, स्तूप, गुफा, मृतभांड है, जूनागढ़ अभिलेख है, ये एक शासक था रुद्रदामन, उसी का जूनागढ़ अभिलेख हम लोगों को प्राप्त हुआ है। उसके अन्य पहलुओं को अगर हम लोग देखें तो जैसे अशोक के अभिलेखों की बात की जाए, इसको अगर अशोक के अभिलेखों की बात की जाए तो अशोक के अभिलेखों को खोजा था सर्वप्रथम, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको खोजने का श्रेय है 1750 में, इसको याद रखेंगे। 1750 में इसको खोजा टी फैनथेलन। क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि 1750 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को खोजने का श्रेय तो टी फैनथेलर को प्राप्त है, लेकिन इसको पढ़ने का श्रेय प्राप्त है 1837 में। जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। 1835 जेम्स प्रिंसेप। अब इस नाम को भी याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारी बार प्रश्न पूछे गए हैं। जेम्स प्रिंसेप। जैसे टी फैनथेलर की हम लोग बात कर रहे थे, 1750 में उन्होंने अशोक के अभिलेखों को खोजा और 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम बार पढ़ा। उसके बाद अशोक के अभिलेख जो हमें मिले हैं वो 4 भाषाओं में मिले हैं, इसको भी हमें ध्यान रखना है। इसका जिक्र मैं यहाँ पर इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। 4 भाषाएं हैं, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमेई। ये 4 भाषाओं में हमें अशोक के अभिलेख मिले हैं, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमेई। जिसमें खरोष्ठी जो थी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें खास बात क्या है, और जो लिपियां थी
वो दाएं से बाएं लिखी जाती, सॉरी बाएं से दाएं लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि जो थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये विशेष बात है। इन्हीं 4 लिपियों में हमें अशोक के अभिलेख मिले हैं। अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे, स्थापना से संबंधित देखेंगे कि मौर्य वंश की स्थापना कैसे होती है। जैसे हम लोग जानते हैं नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। इसका कहीं कहीं नाम घननंद भी मिलता है। इसी घनानंद को पराजित किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। इसका एक नाम कौटिल्य भी मिलता है, इसी का ग्रंथ है अर्थशास्त्र। इसी की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। अब इसके आगे के क्रम में हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को। तो सबसे पहले हम लोगों को ध्यान रखना है चंद्रगुप्त मौर्य की समय सीमा 322 बीसी से 298 बीसी। इसके दरमियान चंद्रगुप्त मौर्य का जो है वो कार्यकाल रहा है। अब इसमें से मेन पॉइंट जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में क्षत्रिय कहा गया। अब ये क्वेश्चन हम लोग ध्यान में रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य को बौद्ध और जैन ग्रंथों में क्या कहा गया है? क्षत्रिय कहा गया है। उसके बाद पुराण और मुद्रा राक्षस में देखते हैं तो उसमें इसको शूद्र कहा गया है। ये 2 पॉइंट यहाँ से। अब कुछ हम लोग यूनानी इतिहासकारों को देखते हैं। यूनानी इतिहासकारों में जैसे जस्टिन और स्ट्रैबो को अगर हम लोग लें, इन्होंने सबसे पहले अपने ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस नाम से परिभाषित किया है। और एरियन और प्लूटार्क की अगर हम लोग बात करें, एरियन और प्लूटार्क की, इन्होंने इसको एंड्रोकोटस कहा है। कहाँ पे? अपने यूनानी ग्रंथों में। जस्टिन और स्ट्रैबो की बात करें तो उन्होंने सेंड्रोकोटस कहा। एरियन और प्लूटार्क की बात करें तो उन्होंने एंड्रोकोटस कहा। अब जैसे पूर्व में आप लोग पढ़े होंगे भारत में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। भारत में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में भारत में जब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, और संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। इन्होंने 1784 में भारत में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने ही सर्वप्रथम 1793 में ये एंड्रोकोटस नाम है और ये सेंड्रोकोटस, इन दोनों नामों की पहचान जो की वो चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की। ये चीज चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस, जो जस्टिन और स्ट्रैबो ने कहा था, एरियन और प्लूटार्क ने जो एंड्रोकोटस कहा था, इन दोनों नामों की पहचान 1793 में चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की। ये तो हो गई बेसिक बातें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जहां से क्वेश्चन आते हैं। अब उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य में जो सबसे महत्वपूर्ण विजयों की बात की जाए तो सबसे पहले है सेल्यूकस से युद्ध। अब सेल्यूकस कौन था? तो पूर्व में हम लोग सिकंदर के बारे में पढ़े हैं। उसी सिकंदर का एक सेनापति था सेल्यूकस। तो चूंकि सिकंदर जब 326-27 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने आया था, तो हम लोग जानते हैं वो भारत के केंद्र तक आक्रमण करने नहीं गया, बल्कि भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में ही आक्रमण करके या पश्चिमोत्तर भाग पर ही आक्रमण करके वो लौट गया। तो लौट जाने के क्रम में उसी का मान चलिए एक सेनापति था सेल्यूकस। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत में शासन कर रहा था 305 ईसा पूर्व में उसने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन उस आक्रमण का प्रतिरोध चंद्रगुप्त मौर्य ने बड़ी बहादुरी से किया और उसने सेल्यूकस निकेटर को या सेल्यूकस को पराजित कर दिया। पराजित के फलस्वरूप कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। जैसे इधर हम लोग इंडिका पढ़ रहे थे, तो वहां पर सेल्यूकस ने एक मेगास्थनीक नामक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। उसके अलावा 500 हाथी, अपनी पुत्री हेलेना का विवाह। उसके अलावा कुछ प्रांत हैं, जैसे प्रांतों में अरकोसिया है जिसको कांधार कहते हैं, पेरुपंसडाई है जिसको काबुल कहा जाता है, एरिया है, जेड्रोसिया है। ये कुछ भाग थे जो उसको प्राप्त हुए। इसके आगे के क्रम में हम लोग अगर देखें, अब जैसे हम लोग बात करें अगर जस्टिन की, तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सिकंदर से भेंट का वर्णन किया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जस्टिन ने सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट का वर्णन, कहने का मतलब सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों मिले थे
ऐसा वर्णन किया है सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य इन दोनों की मुलाकात का वर्णन किया है। उसके आगे हम लोग देखें तो 298 बीसी में जब आते हैं, 298 बीसी में, तो 298 बीसी में कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल में भीषण अकाल पड़ा था। भीषण अकाल पड़ा, भीषण अकाल पड़ा। इसी अकाल के क्रम में चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं अपने अंतिम समय में अपना राजपाट छोड़ करके, एक जैन गुरु थे भद्रबाहु, उन्हीं के साथ चले जाते हैं दक्षिण भारत, जिसको हम लोग कहते हैं श्रवण बेलगोला। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, श्रवण बेलगोला। दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला जब चले जाते हैं तो वहीं पर इन्होंने संलेखना या संथरा विधि से, ये भी ध्यान रखना है, जैन धर्म में संलेखना विधि है, संलेखना, या कुछ पुस्तकों में इसी का नाम संथरा भी मिलता है, संलेखना या संथरा विधि से अपने प्राणों का त्याग किया। अब संलेखना क्या है, छोटे से क्रम में हम लोग देख लेते हैं। संलेखना का मतलब होता है कि जैसे भोजन को कम करके अपने प्राणों को त्यागना। जैसे मान लीजिए हम लोग 4 रोटी खाते हैं तो उसी क्रम में हम लोग कम करें, 3.5 रोटी खाएं, 3 रोटी खाएं, 2.5 खाएं, 2 खाएं, 1 खाएं। इस प्रकार से अपने प्राणों का जो त्याग किया जाता है जैन धर्म में, उसी को संलेखना या संथरा कहा जाता है। ये तो इतनी मुख्य बातें हो गई चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में या मौर्य वंश की जानकारी के प्रारंभिक स्रोत के बारे में। अब जब 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र, जिसको हम लोग बिंदुसार के रूप में जानते हैं, वह शासक बना। तो आगे के क्रम में हम लोग देखेंगे बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार में कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार शासक बना। अब बिंदुसार में 2-3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोगों को देखना है। जैसे सबसे पहले तो बिंदुसार का क्रम हम लोग ध्यान देंगे। बिंदुसार, अब बिंदुसार और बिंबिसार में भी कंफ्यूजन किसी भी छात्र को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिंबिसार की जब बात करेंगे बेटा हम लोग तो बिंदुसार और बिंबिसार, बिंबिसार जो है हरेक वंश से संबंधित था और बिंदुसार जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। तो 298 बीसी से 298 बीसी से लेकर के 273 बीसी, ये समय सीमा हमको ध्यान रखना है। 273 बीसी यानी 273 ईसा पूर्व का समय बिंदुसार का था। अब बिंदुसार में क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं जो पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इसको हमें ध्यान रखना है, इसको अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अमित्र घात के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। शत्रु विनाशक। अभी हमें ध्यान रखना है बिंदुसार में समय सीमा अगर देखें 298 बीसी से 273 बीसी है। इसका एक अन्य नाम भी मिलता है हम लोगों को, अमित्र घात, जिसका मतलब होता है शत्रु विनाशक। अभी यही बात हम लोग जैन ग्रंथों में करें, जैन ग्रंथों में, तो जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहा गया है। इसको भी हमें ध्यान में रखना है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है, सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथ की बात करें, आगे के क्रम में हम लोग चलते हैं। किसी बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, इसको भी हमें ध्यान रखना है, सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। कहा जाता है तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। पहले विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम को भेजा गया, सुसीम को, और जो दूसरा विद्रोह हुआ था, दूसरा विद्रोह जो हुआ था, उस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया।
ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और खास बात इसमें ये रही कि ये तक्षशिला के विद्रोह को सुसीम जो है वो सफल रहे थे दबाने में, लेकिन अशोक ने उस विद्रोह को बहुत अच्छी तरीके से दबाया। इसीलिए इतिहासकारों का यह मानना है कि अशोक के अंदर राजत्व के गुण पहले से ही विद्यमान थे, जो इसने तक्षशिला के विद्रोह को दबा करके उसको दिखाया। अब आगे जो इसमें 2-3 क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हैं उसको हम लोग आगे देख लेते हैं। सीरिया के एक शासक थे टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस। सीरिया के एक शासक थे एंटियोकस। सीरिया के शासक थे एंटियोकस। उन्होंने बिंदुसार से 3 चीजों की, या बिंदुसार ने उनसे 3 चीजों की मांग की थी। पहला है दार्शनिक, दूसरा है सूखे अंजीर, और तीसरा है अंगूरी शराब। इन 3 चीजों की मांग बिंदुसार ने सीरियाई शासक एंटियोकस से की थी। इसमें से 2 मांगों को तो उसने मान लिया था, कहने का मतलब सूखे अंजीर और अंगूरी शराब उसने भिजवाई थी। दार्शनिक के प्रश्न पर उसने कहा था कि हमारे यहाँ ये प्रथा नहीं है कि अपने यहाँ के दार्शनिक को किसी और राजा के महल में भेजा जाए। उसके बाद इसी में अगला क्वेश्चन जो बनता है, अभी जो हमने फिलाडेल्फस की बात की थी उसको हमें ध्यान में रखना है। मिस्र के शासक थे टालमी द्वितीय, इनको फिलाडेल्फस के नाम से भी जाना जाता है। टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस। इन्होंने एक अपना राजदूत डायनोसिस, जिसको कहा जाता है डायनोसिस, ये नाम ध्यान रखना है, इनका राजदूत था। अब जैसे सीरिया के शासक जो थे एंटियोकस, इसको स्पेशली ध्यान में रखेंगे हम लोग। सीरियाई शासक एंटियोकस से बिंदुसार ने क्या मांग की? दार्शनिक, सूखे अंजीर और अंगूरी शराब। जिसमें से इसने दार्शनिक नहीं दिया, उसने कहा हमारे यहाँ दार्शनिकों के तरह की प्रथा नहीं है। सूखे अंजीर और अंगूरी शराब उसने भिजवाई थी। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो मिस्र के राजा उस समय हुआ करते थे, क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको ध्यान रखना। टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, उसने डायनोसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था, तो इसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। इसी में आगे हम लोग बढ़ते हैं। इतनी सबसे महत्वपूर्ण बातें हो गई बिंदुसार में जो हम लोगों को ध्यान में रखना है, जहां से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले समय सीमा हम लोग देख लें। जैसे बिंदुसार की समय सीमा 298 बीसी से 273 बीसी है। इनका एक और नाम मिलता है अमित्रघात, इसको स्पेशली ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब होता है शत्रु विनाशक। एक क्वेश्चन की हम लोगों ने और चर्चा की, जैसे जैन ग्रंथों में इनको सिंहसेन कहा गया है। सीरियाई शासक एंटियोकस थे, उसने 3 चीजों की मांग की बिंदुसार ने उससे, दार्शनिक की, सूखे अंजीर की और अंगूरी शराब की। और मिस्र के शासक जो टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस थे, उनका एक राजदूत डायनोसिस जो बिंदुसार के दरबार में आया था रहने के लिए। ये इतनी प्रमुख बातें हो गई बिंदुसार के बारे में। अब बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी होता है वो होता है अशोक, जहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। अब सबसे पहले अशोक की समय सीमा की अगर हम लोग बात करें तो अशोक की समय सीमा जो है वो 273 से लेकर के 232 ईसा पूर्व है, लेकिन जो एग्जैक्ट समय सीमा अशोक की मानी जाती है वो 269 से मानी जाती है। अशोक महान, इनकी समय सीमा है 269 बीसी से 232 बीसी।
232 BC। अब जैसे बिंदुसार की समय सीमा जो थी 273 थी, तो चूंकि 4 वर्ष का क्रम यहाँ पर थोड़ा नहीं मिलता उस हिसाब से, उस क्रम का एक मिलता है हम लोगों को बौद्ध ग्रंथों में। जब हम लोग बौद्ध ग्रंथों को पढ़ते हैं तो वहां पर वर्णन मिलता है कि अशोक जो थे वो 100 भाई थे, तो 4 वर्ष का जो गैप है इसके शासनकाल और बिंदुसार के शासनकाल में, तो कहा जाता है उन 100 भाइयों की हत्या या पराजित करने का समय जो था वो 4 साल लग गया। उसी के क्रम में 269 BC में अशोक राजा बना। अब अशोक के बारे में हम लोग मुख्य चीजें देख लेते हैं। अब जैसे अशोक के बारे में जानकारी की ही बात करें हम लोग, तो अशोक के बारे में जो जानकारी का सबसे प्रमुख साधन है वो इसके अभिलेख हैं। जैसे अभिलेखों की हमने बात की, तो इसके अभिलेखों को जैसे खोजने का जो सबसे पहले श्रेय माना जाता है वो 1750 ईस्वी में टी फैन ने की। 1837 में उसको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। 4 लिपियों में इसके अभिलेख मिले हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमेइक। तो सबसे पहले अशोक को देखते हैं। अब इसमें जो अशोक में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, अशोक जब राजा बना तो अवंती का वह राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का। अवंती का वह राज्यपाल था, राज्यपाल था। अब इसी में देखिए क्वेश्चन सब कई बार पूछे गए हैं। जब विद्रोह दबाने की बात होगी तब वहां पर बात होगी तक्षशिला में अशोक ने विद्रोह को दबाया था, लेकिन जब 269 BC में वो राजा बनता है तो राजा बनने के क्रम में वह उस समय अवंती का राज्यपाल हुआ करता था। इसके 2 अभिलेख है जिसमें इसका नाम मिलता है अशोक। इसको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मास्की और गुर्जरा, मास्की और गुर्जरा, मास्की और गुर्जरा, ये 2 ऐसे अभिलेख हैं अशोक के जिसमें इसका नाम अशोक मिलता है, यानी अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी बहुत सारे अभिलेखों को हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। ज्यादातर अभिलेखों में इसका उल्लेख ही देवनाम प्रिय के नाम से होता है, जिसका मतलब है देवताओं का प्रिय। इस प्रकार से इसने अपने अभिलेखों में लिखवाया। लेकिन जहां पे क्वेश्चन पूछा है अशोक का अशोक नाम कहां से मिलता है, तो मास्की और गुर्जरा, इन 2 अभिलेखों को हमें ध्यान में रखना है। अब अशोक के समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना, अब हम लोग आते हैं कलिंग युद्ध के बारे में, जो इसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी गए हैं। जब हम लोग आते हैं अशोक में 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व, तो अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग पर आक्रमण के फलस्वरूप वहां के भीषण नरसंहार को देख करके वहीं से अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उसी हृदय परिवर्तन के फलस्वरूप उसने भेरी घोष की जगह पर धम्म घोष को अपना लिया। तो इसको हम लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है कि अपने शासन काल के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और उस आक्रमण के नरसंहार को देखते हुए उसने जीवन में फिर कभी युद्ध न करने की कसम खा ली। तो उसी क्रम में अगला क्वेश्चन जो इसमें बनेगा, अब इस कलिंग युद्ध की सूचना हम लोगों को कहां से मिलती है? तभी जब हम लोग आगे अशोक के अभिलेखों को पढ़ेंगे तो उसी में अशोक का 13वां शिलालेख है। 13वां अभिलेख या शिलालेख हम लोग कहें, तो 13वें शिलालेख से जानकारी हम लोगों को मिलती है कि अशोक ने अपने शासन काल के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया। अब इसको हम लोगों को ध्यान रखना है, 13वें शिलालेख से हम लोगों को जानकारी मिलती है। और इसी कलिंग युद्ध के बाद कहा जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के एक गुरु थे उपगुप्त से, उपगुप्त, ये भी ध्यान रखना हम लोगों को, उपगुप्त थे, उनसे दीक्षा ग्रहण की और बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो ये तो सबसे मुख्य बातें हो गई मौर्य वंश की, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन इसमें और बाकी तो और कई राजा हुए मौर्य वंश में, लेकिन मौर्य वंश के अंतिम शासक की जब बात की जाती है तो वह बृहदरथ था। मौर्य वंश के अंतिम शासक की जब बात की जाए तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो बृहदरथ था। इसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। अंतिम शासक, अंतिम शासक, अंतिम शासक
बृहद्रथ। इसी बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। इसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। अंतिम शासक और किसने उसकी हत्या की? तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की बृहद्रथ की हत्या करके। ये तो हो गया राजनीतिक इतिहास में मेन पहलुओं को मौर्य वंश के बारे में जो हम लोगों ने देखा। अब इसमें प्रशासन में देख लेते हैं, जहां से क्वेश्चन स्पेशली पूछे जाते हैं, मुख्य क्वेश्चन मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में। अब मौर्य वंश के प्रशासन की हम लोग बात करें तो जिस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था वर्तमान समय में है, उसी प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था मौर्य काल में भी थी। जैसे मौर्य काल की बात की जाए तो जैसे राजशाही थी, आज बात की जाए तो आज गणतंत्र व्यवस्था है या लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। दोनों में अगर विभेद की बात करें तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था जो होती है उसमें शक्ति जो होती है वो राजा के पास होती है, लेकिन लोकतंत्र की बात करें तो उसमें शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है, जिससे होता क्या है, कोई भी व्यक्ति निरंकुश नहीं हो पाता है। जबकि राजतंत्र में मैक्सिमम शक्ति जो होती है वो राजा के पास ही रहती है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं मौर्य प्रशासन के बारे में क्या क्या खास बातें थी। मौर्य प्रशासन के बारे में, मौर्य प्रशासन। अब मौर्य प्रशासन में सबसे पहले तो बात की जाए तो राजा था। कहने का मतलब केंद्र में जो होता था, केंद्र की बात अगर हम लोग करें, केंद्र की बात अगर करें तो मौर्य प्रशासन में केंद्र में जो होता था राजा होता था। अब राजा जो होता था इसमें भी स्पेशली ये ध्यान रखना है, लगभग सब विभागों का प्रमुख होता था। जैसे प्रशासन की बात करें, प्रशासन, सैनिक, प्रशासन, सैनिक, न्याय आदि। कहने का मतलब लगभग कितने भी विभाग होते थे, सभी विभागों का जो हेड होता था वो राजा ही होता था। उसके अलावा मौर्य प्रशासन में जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे उनको अमात्य कहा जाता था। भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको ध्यान रखना है हम लोगों को परीक्षाओं में। अमात्य जो होते थे इनको प्रशासनिक अधिकारी कहा जाता था। प्रशासनिक अधिकारी। अब इन्हीं अधिकारियों में जो उच्च अधिकारी होते थे उनको तीर्थ कहा जाता था। इसको ध्यान रखना है, तीर्थ। तीर्थ से तात्पर्य है शीर्षस्थ। शीर्षस्थ, शीर्षस्थ जो अधिकारी थे उनको क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। उसके अलावा विभिन्न विभागों के कुछ प्रमुख अधिकारी थे, जैसे एक है समाहर्ता। समाहर्ता ये राजस्व प्रधान होता था, राजस्व प्रधान होता था। अब जैसे राजस्व का मतलब कर से है, तो मौर्य काल में दो प्रकार के कर स्पेशली थे जिसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। एक भाग कर था और दूसरा बलि था। ये दो प्रकार की स्पेशली कर मौर्य काल में होते थे, इसको हमको ध्यान में रखना है। तो राजस्व का प्रधान जो होता था वो समाहर्ता होता था। दूसरा है सन्निधाता। सन्निधाता, सन्निधाता। सन्निधाता कौन होता था? राजकीय कोषाध्यक्ष था। राजकीय कोषाध्यक्ष, राजकीय कोषाध्यक्ष। अब इसको हम लोगों को ध्यान रखना है। मौर्य प्रशासन में अगर देखें, केंद्र में सबसे में राजा ही होता था। राजा प्रशासन का, सैनिक का, न्याय गया जितने भी विभाग होते थे, मैक्सिमम विभागों का प्रमुख या मुखिया वही होता था। वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनको अमात्य कहा जाता था। उन अधिकारियों में जो उच्च अधिकारी होते थे जिनको शीर्षस्थ अधिकारी कहा जाता था,
उनको तीर्थ कहा जाता था। कुछ अन्य विभागों के जो मेन अधिकारी होते जैसे समाहर्ता था वो राजस्व विभाग का प्रधान होता था। अब राजस्व से तात्पर्य कर से था, तो दो प्रकार का चलन था कर का वहां पे, भाग कर और बलि कर। अब यहीं पर एक चर्चा और हो जाए, कर जो उस समय लिया जाता था वो 1/6 से लेकर के 1/4 तक था, मतलब इतना कर वहां पर लिया जाता था 1/6 से लेकर के 1/4 तक। सन्निधाता एक था जिसको राजकीय कोषाध्यक्ष कहा जाता था। इसके अलावा फिर एक था सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष, अब जैसे सीता भूमि की अगर हम लोग बात करें मौर्य काल में, ये राजकीय भूमि होती थी, तो कहने का मतलब सीताध्यक्ष से तात्पर्य हो जाएगा जो राजकीय कृषि विभाग होता था, राजकीय कृषि विभाग, राजकीय कृषि विभाग, कृषि विभाग, इसका जो अध्यक्ष होता था उसी को सीताध्यक्ष कहा जाता था। राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष, उसी को सीताध्यक्ष कहा जाता था। और कुछ विभाग थे इसमें, जैसे पंड्याध्यक्ष है, पंड्याध्यक्ष, इसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। पंड्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का प्रमुख होता था। पंड्याध्यक्ष ये वाणिज्य विभाग का प्रमुख होता था। वाणिज्य विभाग, वाणिज्य विभाग का जो हेड होता था। उसके बाद फिर है अचपटलाध्यक्ष। अचपटलाध्यक्ष, पटला अध्यक्ष। अचपटलाध्यक्ष का क्या कार्य होता था? ये महालेखाकार था, महालेखाकार हुआ करता था। अब इसमें 5-7 विभागों की जो हमने चर्चा की, विभाग तो बहुत सारे हैं, वो सबसे मुख्य हैं, उन्हीं को हम लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे समाहर्ता हुआ, राजस्व प्रधान होता था, 2 कर होते थे, बलि और भाग। कर 1/6 से 1/4 लिया जाता था। उसके अलावा सन्निधाता की बात करें तो राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। सीताध्यक्ष की बात करें तो राजकीय जो कृषि विभाग होता था उसका जो हेड होता था उसको सीताध्यक्ष कहा जाता था। पंड्याध्यक्ष की बात करें तो वाणिज्य विभाग होता था, कहने का मतलब ये वाणिज्य विभाग का जो हेड होता था वो पंड्याध्यक्ष था। अचपटलाध्यक्ष की बात करें तो कहने का मतलब जिसका कार्य महालेखाकार का होता था वह अचपटलाध्यक्ष था। अब इसके आगे जो सबसे प्रमुख विभाग था वो सैन्य विभाग था। तो सैन्य विभाग हम लोग देख लेते हैं क्या मुख्य बातें थी सैन्य विभाग में। अब जैसे सैन्य विभाग की उस समय अगर बात की जाए तो सैन्य विभाग सबसे मेन होता ही था। सैन्य विभाग का जो सबसे प्रमुख होता था, सैन्य विभाग का जो प्रमुख था वह सेनापति होता था, सेनापति। अब सेना जो थी वो कितने भागों में विभक्त थी? सैन्य विभाग जो था वो कई भागों में बटा हुआ था, जैसे पैदल, हाथी, घुड़सवार, पैदल, हाथी, घुड़सवार, रथ इत्यादि। अब इसमें सबसे मेन जो था ये 4 विभाग थे, पैदल, हाथी, घुड़सवार और रथ। इसी का जो मेन संचालक हुआ करता था वो सेनापति होता था। इसके अलावा न्याय विभाग की हम लोग बात करें मौर्य काल में तो न्याय विभाग 2 भागों में बटा हुआ था। एक था धर्मस्थीय न्यायालय, एक था कंटक शोधन न्यायालय। धर्मस्थीय और कंटक शोधन। न्याय विभाग की बात करें, न्याय विभाग एक था धर्मस्थीय,
स्थीय, और दूसरा था कंटक शोधन। कंटक शोधन, ये दो प्रमुख न्यायालय उस समय के हुआ करते थे, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। जिसमें धर्मस्थीय जो था ये दीवानी के मुकदमे देखे जाते थे इसमें। अब दीवानी से तात्पर्य है जमीन जायदाद के जो मुकदमे होते थे। कंटक शोधन जो था ये फौजदारी के मामले इसमें देखे जाते थे, कहने का मतलब लड़ाई झगड़े के मामले, फौजदारी। अब आगे देख लेते हैं हम लोग गुप्तचर व्यवस्था। अब न्याय विभाग में इतना हम लोगों को ध्यान रखना है, न्यायालय दो भागों में बटे थे, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। धर्मस्थीय न्यायालय जो थे उसमें दीवानी के मुकदमे देखे जाते थे, कंटक शोधन न्यायालय में फौजदारी के मुकदमे देखे जाते थे। गुप्तचर व्यवस्था वहां की हम लोग देख लेते हैं मौर्य काल में किस प्रकार की थी। गुप्तचर मौर्य काल में गुप्तचर दो प्रकार के होते थे स्पेशली, जो हम लोगों को जिसका वर्णन अर्थशास्त्र में मिलता है। एक है संस्था और दूसरा है संचार। संस्था और संचार। अब संस्था का मतलब क्या होता था, ऐसे गुप्तचर जो एक स्थान विशेष पर रह करके राजा को सूचनाएं प्रदान करते थे, उनको संस्था कहा जाता था। संचार गुप्तचरों से तात्पर्य था जो घूम घूम कर सूचनाएं राजा के लिए एकत्रित करते थे कि राजा का क्या प्रभाव है प्रजा में, उसकी सूचनाएं जो देते थे, ऐसे गुप्तचरों को संचार कहा जाता था। और यहाँ पे जो एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इन गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। गूढ़ पुरुष कहा गया है। तो आज के क्रम में बस इतना ही, बाकी और कल के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे।